बारिश में 5 नदियों के बीच पेड़ में बसा 5 जुगाड़ू बहुओं का गांव। हम तो बिल्कुल बंजारों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। जब हमारे गरीब गांव में उस बेरहम बाढ़ ने आकर हमारा सब कुछ छीन लिया, तब से हम सभी को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। आखिर हम कब तक भटकते रहेंगे? सभी गांव वाले इधर उधर रहने का ठिकाना ढूंढते हुए भटकते फिर रहे थे। जोरदार बारिश होने की वजह से उस गांव में एक दिन भारी बाढ़ आई, जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। गांव वालों ने किसी तरह पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उनकी जरूरत की हर चीज उस बाढ़ के साथ चली गई। वहीं उसी गांव में 5 बहुएं अपने 5 पतियों के साथ रहा करती थी। बाढ़ के आने से अब वो भी बेघर होकर मारी मारी फिर रहे थे। हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने हार मान ली तो हम इसी तरह भटकते रह जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, हमें लगातार कोशिश करते रहना होगा, नहीं तो हम इसी तरह भटकते भटकते भूख प्यास से मर जाएंगे। सारे गांव वाले ठिकाने की तलाश में एक साथ चल रहे थे कि तभी उन्हें 5 दूर नदियां दिखाई दी। वो नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन वहां दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। चलो वहां चलकर देखते हैं, कभी कोई रास्ता निकल आए। अरे हाँ चलो, क्या पता हमारी समस्या का हल निकल जाए। फिर सभी गांव वाले उन 5 नदियों की तरफ बढ़े। नदियां काफी दूरी पर थी। अब तो मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे, मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। हिम्मत मत हारिए भाभी, बस थोड़ी देर और, फिर हम वहां जाकर उन नदियों में हाथ पैर धो लेंगे और पानी भी पी लेंगे। थके हारे गांव वालों ने वहां पहुंचकर देखा कि नदियों में काफी साफ पानी बह रहा है। वो नदियां छोटी थी और उनके आसपास मिट्टी और भूसे के छप्पर वाले कुछ घर भी बने हुए थे। सभी गांव वालों ने वहां हाथ मुंह धोकर पानी पिया और थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ली। ऐसा लगता है यहाँ पर पहले लोग रहते थे, लेकिन अब शायद वो इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। उनके जाने की क्या वजह हो सकती है भला? पता नहीं, हो सकता है यहाँ भी कोई छोटी मोटी बाढ़ आई हो, इसलिए लोग अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चले गए। और इन छोटी छोटी 5 नदियों को तो देखो, कितना साफ पानी बह रहा है इनसे। ऐसा लगता है जैसे इन्हें खुदाई करके बनाया गया हो सकता है ये नदियां यहाँ पर रहने वाले लोगों ने पानी की सहूलियत के लिए किसी बड़ी नदी से खुदाई करके निकाली हो। जो भी हो, भगवान ने हमारे लिए सब किया है, हम सब अब यहीं रहेंगे। हाँ, भगवान ने हमें रहने का ठिकाना दिया, हमारी इतने दिनों की मेहनत काम आ गई। इसके बाद सभी गांव वाले उन्हीं पुरानी झोपड़ियों में उन 5 नदियों के आसपास रहने लगे। नदियों में काफी सारी मछलियां थी। सभी औरतों के पति उन मछलियों को पकड़कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वो रोज मछलियां पकड़ते और उन्हें बेचने के लिए पास के शहर जाया करते। फिर एक दिन उनकी गैर मौजूदगी में पास के एक डाकू सरताज सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। अरे गांव वालों, सभी बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह को हड़पने की? सरताज सिंह की आवाज सुनकर सभी औरतें घरों से बाहर आ गईं। कौन हो तुम और किस जमीन को हड़पने की बात कर रहे हो? जिस जमीन पर झोपड़ियों में तुम इतने शान से रह रहे हो, वो मेरे हैं। झूठ मत बोलो, ये बिल्कुल नदी का किनारा है और नदी के किनारे की बंजर जमीन किसकी हो सकती है भला? ज्यादा बोल मतलब की, यह जमीन मेरी है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ और यहाँ कोई भी मेरी इजाजत के बिना नहीं रह सकता। अगर कोई रहेगा तो उसे रहने की कीमत चुकानी होगी। साथियों, इनके घर से एक एक चीज ले लो। सरताज के कहते ही उसके सभी आदमियों ने गांव वालों से उनका सब कुछ छीनना शुरू कर दिया। गांव वालों को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। हम पर दया करो, हमारे बेटे बड़ी मेहनत से घर को चला पाते हैं, हमें कितने दिनों के बाद जाकर यह अनाज नसीब हुआ है। अरे हट बुढ़िया, हम यहाँ पर तेरा नाटक देखने नहीं आए हैं। इतना कहकर उस आदमी ने बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया, लेकिन प्रिया ने जल्दी से वहां आकर बूढ़ी औरत को गिरने से बचाया। आप ठीक तो है ना माँ जी? बूढ़ी औरत को बचाने के बाद प्रिया ने देखा कि किस तरह वो सारे आदमी जबरदस्ती गांव की औरतों से सामान छीन कर ले जा रहे थे। छोड़ दो, भगवान के लिए हम पर थोड़ा तो तरस खाओ, हमारे पास सिर्फ थोड़ा ही सामान है, छोड़ दो। लेकिन सरताज सिंह के आदमियों ने उसकी एक नहीं सुनी और कुछ ही देर में उनका सारा सामान छीन कर ले गए। हे भगवान, कितनी मुश्किल से हमने अपने घरों में थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया था, वो बदमाश हमें फिर से बंजर कर गए। कितनी आस लगाकर हमने इस जगह पर अपना बसेरा किया, कितनी मुश्किल से हमारे पतियों ने दिन रात एक करके घर में थोड़ा अनाज लाकर रखा था, पहले उस बाढ़ ने और अब इस मुखिया ने। उस झूठे मक्खौर आदमी ने हमसे झूठ बोलकर हमारा सब कुछ छीन लिया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। अब समझ में आ रहा है कि क्यों यहाँ के लोग इस जगह को इस तरह से छोड़ कर गए होंगे। हाँ, ये आदमी जरूर उन पर भी इसी तरह से जुल्म करता होगा।
अब हम अपने पतियों को क्या जवाब देंगे। इसी तरह परेशान होते हुए सारा दिन ढल गया और रात होने पर जब उनके पति शहर से मछली बेचकर वापस लौटे तो अपने घरों की यह हालत देखकर वो बहुत निराश हो गई। पांचों बहुओं के पति भी काफी परेशान थे। हमें उस मुखिया से बात करनी होगी। आखिर कौन गांव का मुखिया इस तरह लोगों को लूटता है? मुझे नहीं लगता कि उस जालिम आदमी से बात करने का कोई फायदा है। लेकिन हम इस तरह बेबस होकर नहीं बैठ सकते। कल हम उस गांव के मुखिया के पास जाएंगे और उससे अपना सामान वापस मांगेंगे। अगले दिन सभी गांव के आदमियों ने ऐसा ही किया। वो सभी पास के गांव के मुखिया सरताज सिंह के घर गए और उससे अपना अपना सामान मांगा। इस पर सरताज ने उनके सामने एक शर्त रख दी। अगर ऐसा है तो तुम्हें हर महीने मेरी जमीन पर रहने की कीमत चुकानी होगी और बदले में तुम्हें महीने का राशन दिया करूंगा। बोलो मंजूर है? गांव वाले अपने कमाए हुए पैसों से राशन ही लाया करते थे, इसलिए उन्होंने सरताज सिंह की शर्त को मान लिया। फिर वो सभी वापस घर लौट गए। ये आपने क्या किया? उसकी इस शर्त पर आपने हामी भर दी। हद है। क्या ये आपको लगता है कि ये नदी के किनारे की बंजर जमीन किसी के नाम हो सकती है भला? ये उसकी एक चाल है, हमें और ज्यादा परेशान करने के लिए। अरे हम ये बात जानते हैं प्रिया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो मुखिया बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने ऐसा किया तो वो अपने आदमियों से कहकर हमें यहाँ से निकलवा देगा और फिर हम दोबारा बेघर हो जाएंगे। तुम इतना नाराज मत हो प्रिया, हमें उन पैसों के बदले अनाज मिल जाएगा। सभी गांव वालों ने इस बात को मान लिया, लेकिन प्रिया को यह बात बहुत ज्यादा खटक रही थी। उसे पता था कि सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला जितना कि गांव के लोग सोच रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद, अरे ओ गांव वालों, किराया देने का समय आ गया है, भूल गए क्या? अगर पैसा नहीं दिया तो राशन नहीं मिलेगा। सरताज सिंह के ऐसा कहने पर सभी गांव वालों ने उसे थोड़े थोड़े से पैसे लाकर दे दिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ये 2 कौड़ी देकर मुझसे 1 महीने का राशन ले लोगे? अरे कितने मासूम हो तुम लोग। साथियों, इनका सारा सामान लूट लो। क्या? इसने तो बोला था कि ये पैसे लेकर राशन दे देगा। अब इसका लूटने से क्या मतलब है? सुनो सुनो, तुमने तो शर्त हमारे सामने रखी थी, हम उसके मुताबिक ही कर रहे हैं, तो अब तुम अपनी ही रखी हुई शर्त से क्यों मुकर रहे हो? अरे नादान लोगो, मैं तो सिर्फ एक चाल चल रहा था। तुम बेघर हो, यहां से कहीं नहीं जा सकते, और अगर तुमने मुझे मेरा सारा पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें लूटता रहूंगा, फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दो। हाँ? अरे ये तो धोखेबाजी है, तुम हमारी मजबूरी का इस तरह से फायदा नहीं उठा सकते। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, मुझे ये बताने वाला यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जो राशन में तुम्हें पैसे के बदले दूंगा उसे मेरा एहसान मानना। इतना कहकर सरताज सिंह के आदमियों ने गांव वालों के सारे पैसे लूट लिए और उन सब के सामने अनाज की कुछ बोरियां फेंक कर वहां से चले गए। भला इतने से राशन से हमारा गुजारा कैसे होगा? इस आदमी ने हमसे हमारे पैसे छीन लिए और बदले में हमें राशन की कुछ बोरियां दे गया। इन पैसों से कितना कुछ आ सकता था। गांव वालों ने देखा कि उन बोरियों में बस चावलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये आदमी हमें राशन के नाम पर चकमा दे गया है। हे भगवान, इस राक्षस को क्यों भेज दिया हमारी जिंदगी में? भला ऐसा भी कोई मुखिया होता है? आपको अभी भी यही लगता है कि वो एक मुखिया है? देखा नहीं उसके आदमी किस तरह बंदूकों के साथ आते हैं? वो कोई मुखिया नहीं बल्कि एक डाकू है। प्रिया की बात सुनकर सभी चौंक गए। ये बात सच थी कि वहां कोई गांव नहीं था, इसलिए वहां कोई मुखिया कैसे हो सकता था। जब गांव के लोगों को यह एहसास हुआ कि सरताज सिंह एक डाकू है, तब उनके दिलों में और भी ज्यादा दहशत फैल गई। फिर तो हमारा यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। मैं जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा। जिस तरह हमें ढूंढने से यहाँ जगह मिली, उसी तरह से हमें कहीं और भी जगह मिल सकती है। लेकिन हम करेंगे क्या? अगर हम यहाँ से बिना सोचे समझे निकल गए तो हमें भटकने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। हमें पहले ठिकाना ढूंढना होगा, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। गांव वाले और बहुओं के पतियों को यह मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि ऐसे सुनसान खाली मैदानों और जंगलों में रहने से कोई ठिकाना नहीं मिल सकता। अगले दिन गांव के सभी आदमी तो मछली बेचने शहर चले गए और पांचों बहुओं ने ठिकाने ढूंढने की योजना बनाई और वो भी रहने के लिए कोई सही जगह ढूंढने निकल गई। हम घर से कितनी दूर आ गए हैं और अभी तक हमें रहने के लिए कोई भी जगह नजर नहीं आई। शाम हो चली है,
मुझे लगता है हम सभी को वापस लौट जाना चाहिए। हम इतनी दूर आकर ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते। प्रिया, हम जंगल के बीचों बीच हैं। ऐसे में हमें जंगली जानवरों ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हमें हार मान लेनी चाहिए। पांचों बहुएं बड़ी हिम्मत से जंगल में चलती हुई आगे बढ़ रही थी कि तभी उन्हें सामने से रोशनी नजर आने लगी और जैसे जैसे उन्होंने उस रोशनी का पीछा किया तो उन्हें वहां पर पानी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। पांचों बहुएं तेजी से आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा। यकीन नहीं आता कि हमने चलते चलते सारा जंगल पार कर दिया और जरा देखो तो सामने कितनी बड़ी नदी बह रही है। मुझे लगा ही था कि वो छोटी 5 नदियां जरूर किसी बड़ी नदी से ही खुदाई करके बनाई गई हैं। सच में किस तरह एक बड़ी नदी से 5 छोटी नदियां जुड़ी हुई हैं। ये बड़ी नदी उन 5 नदियों का छोर है। मानना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करी उस गांव के लोगों ने। आखिर एक नदी को 5 हिस्सों में बांटना कोई आसान काम थोड़ी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए हम इतनी दूर से चलकर यहाँ आए हैं। शिखा के ये बात कहते ही प्रिया ने उन्हें दूर से आवाज लगाई। चारों बहुएं दौड़कर प्रिया के पास गईं और वहां प्रिया ने जो उन्हें दिखाया उसे देखकर उनकी अपनी आंखों पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? कितना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, वो भी बिल्कुल नदी के बीचों बीच। यकीन नहीं आता कि नदी के बीच में एक पेड़ हो सकता है और वो भी इतना बड़ा। अरे, आपका ध्यान सिर्फ एक पेड़ पर ही क्या? जरा देखिए, यहाँ आसपास हर नदी में इतने बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। पांचों बहुओं ने देखा कि वहां और भी बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे, वो भी 5 नदियों के बीचों बीच। तो ठीक है, हम इन्हीं पेड़ों के पास रहने का ठिकाना बनाएंगे। लेकिन कैसे? हम इन पेड़ों पर नहीं रह सकते। हम इन पेड़ों पर नहीं बल्कि इन पेड़ों के बीच में रहेंगे। पेड़ों के बीच में? हाँ, हम इन पेड़ों के बीच में अपना घर बनाएंगे। हम जरूरत के हिसाब से इन पेड़ों को काटेंगे और इतने बड़े पेड़ों के तने अंदर से खोखले होते हैं जिससे हमें इन्हें काटने में परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हमें रस्सियां, कीले, लकड़ियां, कुल्हाड़ी और पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी बात में तो दम है प्रिया, लेकिन हम अभी इस काम को नहीं कर सकते। हम कल से घर बनाने की शुरुआत करेंगे। अभी हमें जल्दी घर लौटना चाहिए। इसके बाद 5 बहुएं अपने घर वापस लौट गईं। अगले दिन जब उनके पति मछली बेचने गए तो 5 बहुएं जरूरत का सारा सामान लेकर फिर से उन बड़े पेड़ों की ओर चल पड़ी और इस बार रास्ते का पता होने की वजह से वो पहले से जल्दी वहां पहुंच गई। सबसे पहले हम किसी करीबी पेड़ पर ही काम करेंगे, लेकिन हम पेड़ों तक पहुंचेंगे कैसे? पत्थरों का रास्ता बनाकर। हमें पहले जमीन से पेड़ तक का रास्ता बनाना होगा। तो फिर देर किस बात की, हम जल्दी से काम शुरू करते हैं। फिर 5 बहुओं ने पहले बड़े बड़े पत्थरों से पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बनाया। उन्होंने पेड़ की कटाई शुरू की। इसके बाद उन्होंने जंगल के पेड़ों से लकड़ियां ली। बारिशों का मौसम है और पेड़ बिल्कुल नदी के बीचों बीच है। यहाँ बाढ़ आने का पूरा खतरा है। अगर हमने पेड़ के निचले हिस्से में घर बनाया तो हमारे पहले के घर की तरह ये भी पानी में डूब जाएगा। पेड़ काफी लंबा है, हम बीच में घर बना सकते हैं और घर में जाने के लिए हम लकड़ियों से सीढ़ियां बना लेंगे। बिल्कुल सही, हम सीढ़ियों को पेड़ से जोड़ देंगे ताकि बाढ़ आने पर वो बहे नहीं। लेकिन हम पहले पेड़ की कटाई कर लेते हैं और इनमें लकड़ी के तख्ते बनाकर लगा देंगे। इसके बाद 5 बहुओं ने पेड़ के अंदर कुल्हाड़ी से दरवाजा और छोटी छोटी खिड़कियां बनाई। बहुओं ने उस पेड़ के अंदर 2 लकड़ी के तख्ते लगाए जिससे उनका वो पेड़ का घर 2 मंजिल का बन गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए भी उन्होंने लकड़ी की सीढ़ियां लगाई। बहुओं ने दूसरी मंजिल पर पेड़ के चारों तरफ दरवाजों के सामने तख्ते लगाए और उनकी किनारियों से लकड़ी की रेलिंग बनाई जिससे पेड़ के तने के बाहर भी आकर खड़ा हुआ जा सकता था। मानो वो बिल्कुल एक गैलरी की तरह बन गया था। घर बनने के पेड़ काफी सुंदर लग रहा था। यकीन नहीं आता कि ये घर हमने बनाया। यहाँ पर आराम से रहा जा सकता है और इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अब हमें चलना होगा। बाकी के पेड़ों पर हम कल काम करेंगे। हमें जल्दी चलना चाहिए वरना आधे रास्ते में ही अंधेरा हो जाएगा। 5 बहुएं वापस घर लौट गईं। इस बार घर लौटने में उन्हें देर हो गई। किसी तरह वो घर तो पहुंच गई, लेकिन वहां पर उन्हें जाकर देखा कि उनके पति परेशान हैं और उनका इंतजार कर रहे थे। प्रिया, आखिर कहाँ चले गए थे तुम सब? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। फिर कमला जी ने हमें बताया कि तुम 5 जंगल के पार गई थी। आखिर तुम जंगल के पार क्यों गई, और वो भी हमें बिना बताए? हमें माफ कर दीजिए, हम किसी रहने के ठिकाने की तलाश में वहां गए थे। 5 बहुओं ने अपने पतियों को सारी बात बताई। इस बात पर पहले उनके पतियों को यकीन नहीं आया, लेकिन अगले दिन वो उन्हें भी अपने साथ लेकर वहां पहुंची। उनके पति नदी के बीच इतने बड़े पेड़ का घर देखकर हैरान हो गए। अरे, यकीन नहीं आता, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। अब हम सभी गांव वालों को इस जगह के बारे में बताएंगे। इससे हमें उस दुष्ट डाकू से छुटकारा मिल जाएगा।
फिर पांचों पति पत्नियों ने गांव वालों को 5 नदियों के बड़े पेड़ों के बारे में बताया। फिर सभी गांव वाले उनकी बात मानकर जंगल के पार पहुंचे। सभी गांव वालों ने मिलकर उन सभी बड़े पेड़ों के बीच में बिल्कुल वैसे ही घर बनाने शुरू कर दिए और घरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सीढ़ी और रस्सी का इस्तेमाल करके बांध बनाई, जिससे एक से दूसरे पेड़ तक घर पहुंचने का रास्ता बन गया। कुछ दिन बाद गांव वालों के पेड़ घर पूरी तरह से बनके तैयार हो गई। पेड़ घरों के बनने के एक दिन बाद ही वहां तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से नदी का पानी कितना बढ़ गया है। अच्छा हुआ जो हम सभी ने पेड़ों के बीच के हिस्से में घर बनाए, नहीं तो ये घर भी इस पानी में बह जाते। अच्छा हुआ हम उस जगह को छोड़ आए, वो जगह तो अब पूरी तरह नदियों के पानी से ढक गई होगी। कुछ दिन बाद जब सरताज सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नदियों के पास वाले घर पूरी तरह से ढह चुके थे और वहां पर गांव वालों का नामो निशान नहीं था।